जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रघु GS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंधु नदी के सहायक नदियों के ऊपर। पार्ट 1 आपको बना दिया गया, इसमें बताया गया सिंधु नदी तंत्र क्या है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिएगा, ताकि जो सिंधु नदी तंत्र आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इसमें सिंधु नदी तंत्र के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें समझना होगा सिंधु नदी तंत्र को, तो सबसे पहले इसका एक अपोहा तंत्र बनाना होगा। ये जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र का अपोहा तंत्र है, जिसमें हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि कौन सी नदी कहाँ पे है। तो सबसे ऊपर वाला जो नदी है सिंधु नदी है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों के ऊपर हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी के ऊपर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसका उद्गम स्थान देखे थे, तो कहाँ से निकलती है, तो बोखारचूक ग्लेशियर से निकलती है। फिर उसके बाद देखे थे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में दमचौक से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद देखिए भारत से कहाँ से बाहर निकलती है, तो चिलास नामक स्थान से बाहर निकलती है। निकलती कहाँ से दोस्ती, तो बोखारचूक ग्लेशियर से निकलती है, बोखारचूक ग्लेशियर। उसके बाद हम लोग ये चर्चा किए थे कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो दमचौक से प्रवेश करती है। भारत से बाहर कहाँ से निकलती है, तो चिलास नामक स्थान से बाहर निकलती है। इस सब के ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर जाकर इसका हम लोग नदमुख देखे थे, तो ये अरब सागर थे इसका नदमुख, यानी कि जाकर अरब सागर में गिर जाती है। भारत में इसकी हम लोग कुल लंबाई देखे थे, तो भारत में इसकी लंबाई जो था 1114 किलोमीटर था। अब पूरा इसका लंबाई कितना था, तो पूरा इसका कुल लंबाई जो था 2880 किलोमीटर था। इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। सिंधु नदी के ऊपर बहुत कुछ चर्चा किए हम लोग। ठीक है, तो जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिएगा। आज का हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो उसके ऊपर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसका अपोहा तंत्र है, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटाकर फिर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी के सहायक नदी। सिंधु नदी के सहायक नदी, फिर उसके बाद देखेंगे सिंधु समझौता जो हुआ था। सिंधु समझौता जो हुआ था, फिर हर एक सहायक नदी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जितनी भी सहायक नदी से कि झेलम, फिर चर्चा करेंगे चेनाब, फिर चर्चा होगा रावी, फिर ब्यास, फिर लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे सतलज नदी के ऊपर। इन सभी नदियों के ऊपर आज का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है, कौन सी नदी किधर से आकर मिलती है। फिर देखेंगे सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर देखेंगे झेलम नदी का उद्गम स्थान, इस पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है। चेनाब नदी का उद्गम स्थान, इसकी लंबाई, चौड़ाई, जितना ही परियोजना वगैरह सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी नदी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के सहायक नदी से। सिंधु नदी के सहायक नदी से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो सिंधु नदी के सहायक नदी है, तो हम लोग अभी फिगर बनाए थे, यहाँ पे देखे थे कुछ इस प्रकार से इसका फिगर था, ऐसे इसका अपोहा तंत्र था। ऐसे आती है सिंधु नदी और उसके बजाय कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में जाकर ये नदी में क्या होती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। चर्चा किए थे हम लोग कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, बोखारचूक ग्लेशियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु नदी इसकी मेन नदी हो गई, ठीक है। अब इसमें नदी भी आकर हम लोग देखे थे कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो सबसे पहले आती है इसमें श्योक नदी। कौन सी नदी आती है दोस्त, श्योक नदी। इसी में एक और सहायक नदी आती है नुब्रा।
सुएज की सहायक नदी नुब्रा। इसमें एक और आती है गिलगिट, गिलगिट। इसी की एक और सहायक नदी है हुंजा, हुंजा। ये सब इसकी सहायक नदी है ना। इसमें एक और आती है पाकिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान से आती है काबुल, काबुल। सब इसकी सहायक नदी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सहायक नदी को हम लोग दो वर्गों में बांट कर देखते हैं। किसी भी नदी के सहायक नदी जो होती है हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक बांटते हैं, एक जो नदी हो जाती है हमारी बाएं साइड से, जो बाएं से आकर मिलती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं LBT, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यानी कि जो वैसी नदी जो बाएं साइड से आकर मिलती है। तो ये नदी कौन कौन सी हो सकती है बाएं साइड से मिलने वाली? ध्यान दीजिएगा, नदी का जो प्रवाह होता है ना हमारे, ऐसे है नदी का प्रवाह। तो नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट बैंक हो जाएगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा राइट बैंक हो जाएगा। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो पहले राइट बैंक है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लेफ्ट बैंक वाला। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करेंगे राइट बैंक, यानी कि दाएं से मिलने वाली नदी जो है हमारी, दाएं से मिलने वाली जो नदी है, यानी कि RBT बोल सकते हैं, RBT, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो नदी कौन कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट से मिलने वाली, यानी कि हम लोग देख रहे हैं ना कि ऐसे नदी प्रवाह हो रही है ना, कि दिशा से, तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा राइट वाला हो जाएगा, है ना। नीचे वाला हिस्सा जो है बाएं साइड का हो जाएगा। तो देखिए ऊपर कौन कौन सी नदी है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आ जाएगी श्योक नदी आ जाएगी, श्योक नदी। इसी में एक और आकर मिलती है नुब्रा, आकर मिल जाती है नुब्रा। फिर उसमें आती है गिलगिट आ जाएगी, गिलगिट, हुंजा, हुंजा। फिर इसमें आ जाती है काबुल, काबुल। ये सब इसकी क्या है? सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? तो राइट साइड से आकर मिलने वाली ये सहायक नदी है ना, RBT, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से आकर मिलने वाली श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ये सब आकर क्या होती है इसमें नदी में मिलती है। किस में आकर मिलती है? तो सिंधु नदी के दाहिने साइड से आकर मिलती है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बाएं साइड से आकर मिलने वाली नदी, बाएं से मिलने वाली नदी। बाएं में क्या हो जाएगा हमारा? LBT हो जाएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में याद रखिएगा दोस्त, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हो जाएगा झेलम, झेलम। फिर आ जाएगा चेनाब, फिर हो जाएगा रावी, इसी में आ जाएगा ब्यास, सतलज। कुछ नदी जास्कर भी है, जो जास्कर जाकर इसमें मिल जाते हैं, किशन गंगा हो जाएगी, है ना। तो बाएं साइड में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हो जाएगी। तो पहले झेलम, झेलम, उसके बाद आ जाएगी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब इसकी जो सहायक नदी है, ये किधर से आकर मिलती है? तो बाएं साइड से आकर मिलती है। किधर से मिलती है दोस्त? बाएं साइड से आकर मिलती है। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जो है यानी कि श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ये सब आकर मिलती है राइट साइड से, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। तब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये थी हमारे सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी जो है उसका समझौता कब हुआ था और कैसे हुआ था। इसको मिटा दें। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता। अभी हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी समझौता के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु नदी का समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था समझौता? तो ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय इंडिया का प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो आयूब खान। कौन था? आयूब खान था, है ना। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, तो भारत को दी गई थी 3 नदी और पाकिस्तान को भी 3 नदी दी गई थी। ऊपर वाला जो 3 नदी था ये पाकिस्तान को दिया गया था और नीचे वाला जो 3 नदी है ये भारत को दिया गया था। तो पहले भारत के कौन कौन से नदी दिया गया था? तो सतलज, ब्यास और रावी। भारत को कौन कौन सा नदी दिया गया था? तो सतलज मिला था इस समझौता के तहत, सतलज प्लस ब्यास, सतलज, ब्यास और रावी। रावी ये 3 नदी मिली थी भारत को सिंधु नदी समझौता के समय। पाकिस्तान को कौन कौन सा नदी दिया गया था? तो इसको दिया गया था सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को दिया गया था। भारत को कौन कौन सा मिला था? तो सतलज, ब्यास और रावी। पाकिस्तान को दिया गया था सिंधु, झेलम, चेनाब, यानी कि जो बड़ी नदियां थी ये दिया गया था किसको? पाकिस्तान को। बड़ी नदी किसको दिया गया था दोस्त? पाकिस्तान को दिया गया था। हमेशा पिताजी समझदार होते हैं तो समझ लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा इधर, अभी जो नदी दिया गया था सतलज, ब्यास, रावी, भारत जो था इस नदियों के मात्र 20% ही जल का प्रयोग कर पाता। मात्र 20% ही जल का प्रयोग कर पाता। कितना प्रतिशत? मात्र 20% ही जल का प्रयोग करता है। लेकिन पाकिस्तान जो है इन सभी नदी के जल 80% प्रयोग करता है। इन सभी नदियों का कितना प्रतिशत जल प्रयोग करता है? तो 80% जल का प्रयोग करता है। कौन? पाकिस्तान। ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि सिंधु नदी के समझौता के समय उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आयूब खान और पाकिस्तान को दिया गया था सिंधु, झेलम, चेनाब और इन सभी नदियों की 80% जल का दोहन कर सकता है पाकिस्तान। भारत को मिला था 3 नदी सतलज, ब्यास और रावी, जिसमें भारत मात्र 20% जल का ही प्रयोग कर पाता है। और इस समझौता के तहत क्या हुआ था कि जो भारत देश था इस नदियों के ऊपर कोई बांध वगैरह नहीं बना सकता था। ये भी समझौता हुआ था, लेकिन आगे चलकर भारत अपना बांध बनाया, है ना। तो इसमें कई प्रकार के विवादित क्षेत्र भी है। जैसे देखिएगा ऊपर का जो झेलम आ जाता है उसमें किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो हमारा विवादित क्षेत्र है। चेनाब में गोरेतला बांध है तो भी हमारा विवादित क्षेत्र है ना। तो ये कई प्रकार के यहाँ पे विवादित क्षेत्र भी है। तो ये था हमारा सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, जो समझौता करवाया थी कौन करवाया था? यह समझौता जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो समझौता कराया गया था विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्त? विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। यह समझौता जो करवाया था विश्व बैंक करवाया था। कौन करवाया था? विश्व बैंक के द्वारा समझौता कराया गया था 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था आयूब खान। उस समय भारत को नदी दिया गया था सतलज, ब्यास, रावी, जिसमें इन नदियों का मात्र 20% का जल का प्रयोग कर पाता भारत। और ये सिंधु, झेलम, चेनाब जो था इसका 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करता है। ठीक है। अभी वर्तमान में देखिएगा जो पहलगांव का अटैक हुआ था तो उस समय भारत क्या किया? इन सभी नदियों का जल का प्रवाह पाकिस्तान में रोक दिया है, जिसको बस देखिएगा भारत क्या किया? सिंधु नदी जो समझौता था इसको उल्लंघन किया है ना। तो ये सब था हमारे करंट में भी देखिएगा, आप लोग पढ़ने के लिए मिलता है आप लोग का, है ना। तो ये सिंधु नदी समझौता है। आगे हम लोग क्या करेंगे अब देखेंगे इन सभी नदी के ऊपर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्या है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस सबको हटाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किस नदी के बारे में? झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी। झेलम नदी क्या है, निकलती कहां से? देखिए दोस्त, हम लोग चर्चा हुआ था हम लोगों का कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से। तिब्बत के जो मानसरोवर झील है उसी के बगल में एक ग्लेशियर से हम लोग बोलते हैं, कौन सा ग्लेशियर? तो बोखारचू ग्लेशियर। उसी प्रकार जो हमारा झेलम नदी है, झेलम नदी निकलती है समझ लीजिए कि शेषनाग झील, यानी कि एक प्रकार की भी झील है शेषनाग झील, या इसे हम लोग बोलते हैं बेरीनाग झील। बेरीनाग झील के नाम से जानते हैं, बेरीनाग झील के नाम से, है ना। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलती है। उसके बाद देखेंगे यह जो नदी है इस नदी की लंबाई कितनी है। ये जो नदी प्रवाहित होती है इसकी लंबाई कितनी है? तो इस नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर। लंबाई इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है झेलम के।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबाई झेलम और चेनाब को झेलम और रावी को देखिएगा, ट्विंस ऑफ झेलम भी कहते हैं, तो इन दोनों की लंबाई लगभग सेम है, लेकिन इसी में 1 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ये जो नदी है झेलम नदी, ये झेलम नदी क्या करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, एलओसी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सा सीमा का? एलओसी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? झेलम सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। आप ध्यान दीजिएगा, एलओसी का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसे, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो एलओसी सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे? तो आप दोस्त याद रखिएगा, जो भारत का मानचित्र है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पीओके वाला जो खंड है ना, पीओके वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं एलओसी। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा एलओसी कहलाता है, एलओसी कहलाता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो पीओके वाला क्षेत्र है, पीओके का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो बॉर्डर है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसका निर्धारण कौन करती है? झेलम नदी करती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी करती है? झेलम नदी। उसके बाद देखेंगे इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? शहर कौन सा है दोस्त? तो शहर याद रखिएगा, श्रीनगर। कौन सा शहर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। उसके बाद देखिएगा इसके ऊपर कौन कौन सा परियोजना बनाया गया है? परियोजना कौन कौन सा है? परियोजना के कहा जाए मतलब परियोजना का अर्थ होता है दोस्त हमारा बांध। तो कौन कौन सा बांध इस पे बनाया गया है? तो बांध बनाया गया इस पे तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना इसके ऊपर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ये एलओसी सीमा का निर्धारण करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल का सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीनगर शहर बसा हुआ है। परियोजना कौन कौन सा है? तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना बनाया गया है। और एक और चीज पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, महत्वपूर्ण बात हो जाता है, क्या चीज? तो इसी नदी के नदी पर हमारा एक झील स्थित है, हम लोग बोलते हैं बुल्लर झील। बुल्लर झील के नाम जिसे जानते हैं हम लोग, बुल्लर झील इसी नदी के ऊपर स्थित है। भारत के सबसे मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील। भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सा? बुल्लर झील। तो ये कहाँ पर है? हमारा झेलम नदी के ऊपर स्थित है ना। तो ये था हमारा झेलम नदी से रिलेटेड बात। शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलती है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एलओसी सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद देखिएगा इस नदी किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। परियोजना कौन कौन सा है? तो तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना स्थित है। और इसी नदी के ऊपर हमारा बुल्लर झील यानी कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील भी स्थित है ना। तो ये था हमारा झेलम नदी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे चेनाब नदी के बारे में। इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्त, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। झेलम के बाद अगला जो हमारा नदी होने वाला है चेनाब नदी। दूसरा जो है चेनाब नदी। ध्यान दीजिएगा, यह जो चेनाब नदी है कहां से निकलती है? चेनाब और रावी दोनों एक ही जगह से निकलती है। और वह धारा है, सॉरी, चेनाब अलग से निकलते हैं। चेनाब का उद्गम जो स्थान है, चेनाब नदी का जो उद्गम स्थान है, इसे हम लोग बोलते हैं बारालाक्षाला कहां से निकलते हैं दोस्त? इस नदी का उद्गम स्थान है भारत के बारालाक्षाला दारा। भारत के सबसे बड़ा दारा स्थित है, दारा है ये बारालाक्षाला दारा। ये कहाँ पर स्थित है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो कहां से निकलते हैं चेनाब नदी? तो बारालाक्षाला दारा से यानी कि जास्कर पर्वत श्रेणी से निकलते हैं। उसके बाद देखिएगा इस नदी की जो लंबाई है, लंबाई कितना किलोमीटर है? चेनाब, तो चेनाब की जो लंबाई है हमारा 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है चेनाब की। कितना किलोमीटर है? 1180 किलोमीटर। ये भारत के जो झेलम नदी है, सॉरी, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी।
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? तो चेनाब नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद देखिएगा यह जो नदी है झेलम नदी, इसका उद्गम कहाँ पहुंचता है? तो अभी देखें हम लोग 12 लाख छालाधारा, इसके ऊपर कौन कौन सा परियोजना बनाया गया है? परियोजना कौन कौन सा बनाया गया है दोस्त? तो परियोजना याद रखिएगा, इस पे बनाया गया है सुलौल, सुलौल, दूसरा जो है दुल्हस्ती, दुल्हस्ती और बगलिहार, इसे हम लोग बुगलिहार के नाम से भी जानते हैं। तो 3 परियोजना बनाया गया है, सुलौल, दुल्हस्ती, बुगलिहार, ये 3 परियोजना इस नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ से निकलती है? तो 12 लाख छालाधारा से निकलती है, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। उसके बाद देखेंगे तो चेनाब नदी जो है हमारा, इसे ये जो नदी निकलती है 2 पार्ट में निकलती है, यानी कि 2 नदियों के संगम से इस नदी का निर्माण होता है। और 2 नदी कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा 2 नदी जो है, एक चंद्र नदी है और दूसरी जो है भागा नदी है, चंद्रभागा। तो इसे हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम जानते हैं दोस्त? चंद्रभागा नदी के नाम जानते हैं। या इसे हम लोग आस्किनी नदी के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है आस्किनी नदी, आस्किनी नदी, चंद्रभागा नदी या आस्किनी नदी के नाम जानते हैं। झेलम जो है, झेलम का नाम नहीं बताए थे दोस्त, झेलम को हम लोग बीतस्ता नदी भी कहते हैं, बीतस्ता नदी, बीतस्ता नदी है ना, बीतस्ता। चेनाब को हम लोग आस्किनी या चंद्रभागा नदी कहते हैं। अभी आगे हम लोग सभी नदी के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसे हम लोग आस्किनी नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी? आस्किनी नदी, है ना। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे रावी नदी के पहले, रावी नदी के बारे में। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चेनाब नदी को अन्य नाम क्या है? आस्किनी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? 12 लाख छालाधारा से या जास्कर पर्वत श्रेणी से। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर लंबाई है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके ऊपर कौन कौन सा परियोजना है? तो सुलौल, दुल्हस्ती और बुगलिहार परियोजना है। चंद्र और भागा नदी के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है, चंद्र और भागा नदी के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम आस्किनी नदी है। क्या नाम है इसका? अन्य नाम आस्किनी नदी। अच्छा, चंद्र और भागा नदी मिलती कहाँ पे है? ये दोनों कहाँ पे मिलती है? दोनों का संगम कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा केलोंग एक जगह है, केलोंग एक जगह है, उसी केलोंग नामक स्थान पे दोनों एक साथ मिलती है। केलोंग हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसी के आसपास में नदी क्या होती है? आपस में मिलती है और वहां से चेनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस नदी को याद रखिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे रावी के बारे में। ध्यान दीजिए, किसको मिटा रहे हैं दोस्त? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे रावी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रावी नदी को हम लोग इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं, इरावती नदी, है ना, इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं ना, इरावती नदी कहा जाता है इसे। इसका एक और नाम है इरावती नदी, आएगा माइंड में तो बता देंगे। इरावती नदी, रावी नदी को हम लोग इरावती नदी के नाम से, या ठीक है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, हटाइए इसको। तो इरावती नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई हम लोग देखेंगे तो 725 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? हाँ, इरावती के साथ इसे पुरुषनी नदी भी बोलते हैं, पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी के नाम से, है ना, पुरुषनी नदी या इरावती नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर रावी नदी का। इसका उद्गम स्थान देखिएगा, ये निकलती कहाँ से है? इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो आप लोग नाम सुने होंगे एक रोहतांग दारा का, है ना, रोहतांग दारा से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त? ये रोहतांग दारा से निकलती है। रोहतांग दारा, रोहतांग दर्रा आप नाम सुने, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के रोहतांग दर्रा से निकलते हैं, कुल्लू घाटी के रोहतांग दर्रा से निकलते हैं। कुल्लू घाटी के कहाँ से निकलते हैं? ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। इस नदी को हम लोग ट्विंस ऑफ झेलम के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को हम लोग ट्विंस या ट्विन ऑफ झेलम के नाम से भी जानते हैं। ट्विन ऑफ झेलम, झेलम यानी कि झेलम के जुड़वा सिस्टर भी से कहा जाता है, ट्विन ऑफ झेलम भी कहा जाता है। इस नदी के ऊपर देखिएगा तो एक बांध बनाया गया, इसे हम लोग बोलते हैं थीन बांध के नाम से जानते हैं। परियोजना कौन सा है? तो थीन बांध बनाया गया। इस पे कौन सा बांध बनाया गया दोस्त? थीन बांध, या जिसे हम लोग रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, रंजीत सागर बांध के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। किस नदी पर बनाया गया दोस्त? रावी नदी के ऊपर बनाया गया। गर्मी बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा।
थीन बांध या रंजीत सागर बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया है। आगे देखेंगे, यह जो बांध है यानी कि जो रावी नदी के ऊपर जो बनाया गया है, ये जो रावी नदी थीन बांध या रंजीत सागर बांध के थीन बांध या रंजीत सागर बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये था हमारा रावी नदी के ऊपर। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। उद्गम कहाँ पे? रोहतांग दर्रा से, या रोहतांग दर्रा का कुल्लू घाटी, इसे ट्विन ऑफ झेलम के नाम से भी जानते हैं। थीन बांध या रंजीत सागर बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा रावी नदी के ऊपर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर चर्चा होगा। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है आज। अभी चर्चा करेंगे हम लोग ब्यास नदी के ऊपर। ब्यास नदी जल्दी में हम लोग इसे खत्म करेंगे ना। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है दोस्त? सॉरी, पहले इसकी लंबाई हम लोग देख लेते हैं। ये जो ब्यास नदी, इसकी लंबाई मात्र 435 किलोमीटर है। ठीक है, 435 किलोमीटर, कहीं पे 436 या 32 भी लिखा रहता है। 435 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आगे चर्चा करेंगे हम लोग, तो देखिए ब्यास नदी जो निकलती है ना, ये भी निकलती है रोहतांग दर्रा से ही। कहाँ से निकलती है दोस्त? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से निकलती है? और रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड एक जगह है, ब्यास कुंड। रोहतांग दर्रा में एक जगह है ब्यास कुंड, इसे ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। इसकी लंबाई 735 किलोमीटर है। और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो है ना नदी, ये जाकर मिल जाती है सतलज में। कहाँ मिल जाती है दोस्त? सतलज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। और सतलज नदी में कहाँ जाकर मिलती है? तो याद रखिएगा, हरिके बैराज के पास। कहाँ मिलती है? हरिके बैराज के पास। हरिके बैराज के पास। और हरिके बैराज से ही हमारा शुरू हो जाता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर शुरू होता है दोस्त? इंदिरा गांधी नहर शुरू हो जाता है हमारा, है ना। तो हरिके बैराज जहाँ पे जाकर मिलती है ना सतलज नदी में, वहीं से हमारा वहीं पे हरिके बैराज है। और वहीं से इंदिरा गांधी की नदी का, इंदिरा गांधी नहर का शुरुआत हो जाता है। तो ये था हमारा ब्यास नदी के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं अब सतलज नदी के ऊपर। थोड़ा सा सतलज हमारा लंबा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे जो होगा हमारा सतलज नदी के बारे में देखेंगे। सतलज नदी, ध्यान दीजिएगा, ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी निकलती कहाँ से? सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है, जहां से हमारा सिंधु नदी निकलती है, वहीं से इसका भी उद्गम स्थान है, मानसरोवर झील के नजदीक से, जिसका नाम है राकस ताल। राकस ताल, ये हम लोग राक्षस ताल के नाम से भी जानते हैं। राक्षस ताल, है ना। राकस ताल या राक्षस ताल के नाम से भी जानते हैं। यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद देखेंगे, यह जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब जो थी बड़ी थी, ये जो है लंबी है, लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सतलज नदी में आकर क्या होती है? सब नदी आकर एक साथ मिल जाती है। झेलम, चिन्हा, बराबी, ये सब आकर कहाँ मिल जाते हैं? मिठानकोट में। कहाँ मिल जाती है सब नदी आकर? मिठानकोट में आकर एक साथ मिल जाती है ना। अब मिठानकोट में जब आकर मिलती है, तो यहाँ से निर्माण होता है पंचनद। किसका निर्माण होता है? इसे हम लोग बोलते हैं पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद, पंचनद के नाम से जानते हैं ना। मिठानकोट में जब सब एक साथ आकर नदियां मिल जाती है, तो यहाँ पर निर्माण होता है पंचनद का। ठीक है, पंचनद नदी के नाम से इसे जानते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखेंगे जो सतलज नदी, इसके ऊपर कौन कौन सा बांध बनाए गए हैं दोस्त? तो बांध याद रखिएगा, भारत के सबसे सेकंड हाईएस्ट जो बांध है हमारा, भाखरा नागल बांध है। भाखरा नांगल बांध, नांगल बांध, है ना। भाखरा नागल बांध बनाए गए हैं। कहाँ पे है दोस्त? तो भाखरा जो है हिमाचल में है, और नांगल जो है हमारा, सॉरी, भाखरा नागल बांध, ठीक है, हिमाचल में, ये जो है पंजाब में, हमारा पंजाब में। भाखरा जो है हमारा हिमाचल में, और नांगल जो है पंजाब में है। और दोनों के बीच में जो लंबाई है, दूरी जो है मात्र 10 किलोमीटर का है ना। तो भाखरा नागल बांध कहाँ पे? हिमाचल और पंजाब में। भाखरा हिमाचल में, नांगल पंजाब में है। भाखरा नागल बांध इसे हम लोग बोलते हैं। तो भाखरा नागल बांध कहाँ पे स्थित है दोस्त? हिमाचल और पंजाब में स्थित है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भारत के सेकेंड हाईएस्ट बांध है, सेकेंड हाईएस्ट डैम,
भारत का सेकंड हाईएस्ट डैम स्थित है। इसी के ऊपर स्थित है हमारा भाखरा नागल बांध के ही ऊपर स्थित है। आप लोग नाम सुने होंगे नफदा झाकरी, ऐसे हम लोग बोलते हैं, झाकरी नफदा बोलते हैं ना, झाकरी नफदा, झाकरी नफदा का नाम सुने होंगे। ये जो है भारत के सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। और ये किस पे बनाया गया था, हमारा तो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा जो हमारा भाखरा नागल डैम है, भाखरा नागल डैम, इसे हम लोग बोलते हैं भारत के सेकंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसे नाम जानते हैं हम लोग। भारत के सेकंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के नाम जानते हैं। तो फर्स्ट कौन सा दोस्त, तो फर्स्ट याद होगा आप लोग को दामोदर वैली कारपोरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं कारपोरेशन, दामोदर वैली कारपोरेशन। समझिएगा सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, पैराकस तल, राक्षस तल, 1450 किलोमीटर की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भाखरा नागल बांध इस नदी पर बनाया गया है। झाकरी नदी इसी के ऊपर स्थित है। अंडरग्राउंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद देखिएगा ये जो है हमारा भाखरा नागल प्रोजेक्ट भारत का सेकंड हाईएस्ट डैम है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सेकंड और भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है दामोदर वैली कारपोरेशन है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, हम लोग रहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, खुलकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।